उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक नौजवान एएसआई था। 2 कांस्टेबल राइफलें संभाले गेट के बंगले के सामने खड़े हो गए और 3 कांस्टेबल एएसआई के साथ अंदर दाखिल हो गए। मुख्तलिफ घरों में बत्तियां जल गई थी और कुछ लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। ये हैं वो दोनों डाकू। ड्राइंग रूम में पहुंचकर डी कोस्टा ने उन दोनों की तरफ इशारा किया जो कालीन पर बैठे हुए थे, और नौनखा और शारिक ने उन पर रिवाल्वर तान रखे थे। और ये रहे इनके रिवाल्वर जो हमने इनसे छीने थे। नौनखे ने अपना रिवाल्वर एएसआई की तरफ बढ़ाया। शारिक ने भी रिवाल्वर एएसआई के हवाले कर दिया। मेरा नाम डी कोस्टा है, मैं सदर में रहता हूँ। डी कोस्टा ने जेब से अपना शिनाख्ती कार्ड निकालकर दिखाते हुए कहा, ये मेरे दोस्त है जो सैरो तफरी के लिए पंजाब से आए हुए हैं। ये बंगला मेरे एक और दोस्त का है जो मुल्क से बाहर गया हुआ है। अपने घर में मुनासिब जगह ना होने की वजह से मैंने इन्हें यहाँ ठहराया हुआ है। 2-3 दिन पहले मैं इन्हें सैर कराने के लिए सोन म्यानी ले गया था। वापिस आए तो मंदिर रोड पर इन लोगों ने हमारी टैक्सी रोक दी और न जाने किस तरह हमारे सूटकेस से हेरोइन का पैकेट बरामद करके हमें गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी। ये लोग इस तरह हमें लूटना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से एक पुलिस मोबाइल उस तरफ आ गई और ये लोग वहां से भाग निकले। ये टैक्सी ड्राइवर है। डी कोस्टा ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया जो हमें छोड़कर गया था। इस तरह इसने हमारा घर देख लिया था और ये लोग हम पर चढ़ दौड़े। इस शख्स का ताल्लुक पुलिस से है। उसने दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। इसका दूसरा साथी जो भाग गया है उसका ताल्लुक भी पुलिस से ही है। ये लोग पुलिस की दोस्त जमा कर वारदातें करते और लोगों को परेशान करते हैं, और ऐसे ही लोगों ने पुलिस के महकमे को भी बदनाम कर रखा है। अब कम अज कम ये लोग तो किसी को परेशान नहीं करेंगे, एएसआई ने कहा। पहले उसने दोनों की तलाशी दी। पुलिस वाले के कब्जे से उसके महकमे पुलिस का शिनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ था। दूसरा बंगाली ड्राइवर उनका बाकायदा साथी था और ये लोग मिलकर वारदातें करते थे और माले गनीमत में तीनों बराबर के हिस्सेदार होते। एएसआई ने उन दोनों को ठोकरों पर रख लिया। भारी चोटें उन दोनों के जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ रहे थे और वो ज़िबा होते हुए जानवरों की तरह बिलबिला रहे थे। फिर उन दोनों को हथकड़ियां लगाकर बाहर मोबाइल में भेज दिया गया। पुलिस पार्टी तकरीबन 1 घंटा वहां रही। डी कोस्टा की मोयत में रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इस तरह शारिक वगैरह के नाम नहीं आए थे। पुलिस के जाने के बाद वो लोग ड्राइंग रूम में ही बैठे देर तक बातें करते रहे। फिर समीना जमाई लेती हुई सोफे से उठकर एक कालीन पर लेट गई। उसने सोफे का एक कुशन तकिए के तौर पर सर के नीचे रख लिया। नींद आ रही है तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, शारिक ने कहा। नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। मुझे अपने कमरे में अकेले सोते हुए अब डर लग रहा है। तुम लोग भी यहीं सो जाना, एक ही कमरे में, समीना ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो सो चुकी थी। रात का आखिरी पहर था। घंटे भर में सुबह होने वाली थी। वो लोग भी बातें करते करते ऊँघने लगे और फिर वहीं इधर उधर पड़कर सो गए। 3 दिन मजीद कराची में रहने के बाद वो लोग लाहौर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। डी कोस्टा उन्हें सी ऑफ करने के लिए आया था। तेलगाम का वक्त था और कैंट स्टेशन पर बेपनाह हुजूम था। आज सुबह जब डी कोस्टा टिकट लेने गया था तो उसे बताया गया था कि 15 दिन से पहले किसी ट्रेन का टिकट दस्तयाब नहीं है। उसने वापस जाकर शारिक को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था, लेकिन शारिक ने फैसला किया था कि वो आज ही लाहौर जाएंगे और तेजगाम से ही जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर पांव रखने को जगह नहीं थी। लोग परेशानी में इधर उधर दौड़ रहे थे। जिनके पास रिजर्वेशन नहीं थी वो कंडक्टर, गार्ड और रेलवे तो उस एहलकार के पीछे पीछे फिर रहे थे जिसके पास ट्रेन का बुकिंग चार्ट था। कुछ लोग कुरियों की मिन्नत समाजिश करते हुए उनके पीछे फिर रहे थे। शारिक उन्हें एक जगह छोड़कर गेट के करीब पहुंच गया जहां बहुत से लोग रेलवे के आसपास एहलकार को घेरे खड़े थे जिसके पास बुकिंग चार्ट था। शारिक हुजूम में घुस गया और उस एहलकार को बालों से पकड़कर खींचता हुआ एक तरफ ले गया। रेलवे एहलकार परेशान हो गया। शारिक ने जेब से 500 के एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। ये तुम्हारा नजराना है, फर्स्ट क्लास के 3 टिकट। रेलवे एहलकार ने पहले मुट्ठी खोलकर देखी, फिर शारिक की तरफ देखकर बोला, विंडो से टिकट ले आइए, मैं इस बोगी के सामने खड़ा हूँ। शारिक मुस्कुराता हुआ गेट से बाहर निकल गया। उसने विंडो से 3 टिकट खरीदे और अपने साथियों को लेकर मजकूरा बोगी के सामने आ गया। रेलवे का एहलकार वहां खड़ा था। कुछ लोग अब भी उसे घेरे खड़े थे। शारिक ने आगे बढ़कर 3 टिकट उसके हवाले कर दिए। वो टिकट लेकर बोगी में घुस गया। शारिक वगैरह भी उसके पीछे ही थे। रेलवे एहलकार एक कंपार्टमेंट में घुस गया। ये 4 बर्तों वाला कंपार्टमेंट था, 2 नीचे और 2 ऊपर। एक 1.5 उम्र आदमी पहले से बैठा हुआ था। रेलवे एहलकार ने उसका टिकट देकर देखा जिस पर रिजर्वेशन नंबर भी लिखा हुआ था। आपका बर्थ ये है, ऊपर वाला। रेलवे एहलकार ने उसे टिकट लौटाते हुए ऊपर वाले एक बर्थ की तरफ इशारा किया और चार्ट देखकर शारिक के दिए हुए टिकटों पर रिजर्वेशन नंबर लगाने के बाद टिकट उसके हवाले कर दी। ये तीनों बर्थ आपके नाम है, जरा नाम लिखवा दीजिए। शारिक ने अपना नाम, समीना और नौनता के नाम लिखवा दिए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए टिकट लेकर जेब में रख दिए। रेलवे एहलकार चला गया। वो चारों सीटों पर बैठ गए। डी कोस्टा शारिक की तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। इंजन के फुजल की आवाज सुनाई दी तो डी कोस्टा सीट से उठ गया। उसे बड़ी गर्मजोशी से नौनका और शारिक से मुसाफा किया। समीना की तरफ देखकर हाथ हिलाया और ट्रेन से उतर गया।
उसके फौरन बाद ही ट्रेन चल पड़ी। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो लोग कई रोज तक साथ रहे थे। वो जिस खतरनाक मुहिम पर गए थे, इसमें कदम कदम पर मौत का सा सामना रहा था और डी कोस्टा ने हर लम्हे उनका साथ दिया था। उसने किसी मौके पर भी बुज़दिली नहीं दिखाई थी। इसमें शक नहीं कि वो एक मुखलिस दोस्त और वफादार साथी था। इस किस्म के कारोबार में ऐसी वफादारों की जरूरत होती है। वो लोग देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। उनके कंपार्टमेंट का चौथा मुसाफिर एक अधेड़ उम्र मगर सेहतमंद किस्म का आदमी था। वो लाहौर का एक कारोबारी आदमी था और कारोबार के सिलसिले ही में चंद रोज पहले कराची आया था और आज वो वापस जा रहा था। उसका नाम अब्दुल करीम था और वो अचरे का रहने वाला था। वो जल्दी लोगों से बेतकल्लुफ खो गया। तकरीबन 8 बजे के लगभग डाइनिंग कार के बैरों ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब्दुल करीम ने एक वेटर को अंदर बुला लिया और उसने सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वेटर खाना ले आया। उन सब ने इकट्ठे ही बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान समीना उसके सामने बैठी थी और अब्दुल करीम बार बार उसकी तरफ देख रहा था। गालिबन वो कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। बिलाकर उसके दिल की बात जबान पर आ ही गई। मैंने गालिबन आपको कहीं देखा है, उसने फिर समीना की तरफ देखते हुए कहा। लाहौर में कहीं देखा होगा, शारिक ने कहा। ये मेरी बीवी है। हम अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं। अचरई की तरफ से आना जाना रहता है। मुमकिन है रास्ते में कहीं आते जाते नजर पड़ गई हो। नहीं, मैंने कहीं और देखा है। अब्दुल करीम ने बोतल में से गिलास में पानी उंडेलते हुए कहा। फिर जैसे चौंक पड़ा। ओ हाँ, याद आ गया, मैंने आपको चुबुर्जी क्वार्टर में देखा है। मेरा छोटा भाई एक सरकारी महकमे में अफीसर है। उसकी रिहाइश चुबुर्जी क्वार्टर में है। मैं कभी कभार उसके यहाँ जाता रहता हूँ। शायद आप शफात अली की बेटी हैं। वो मेरे छोटे भाई के पड़ोसी हैं। आखिरी मर्तबा मैंने आपको तकरीबन 6 माह पहले देखा था। हवाला समीदा के हालत में अटक गया। उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। उसके साथ उसे जोर का फंदा लगा और हल्के में अटका हुआ नवाला बाहर आ गया। अगर वो फौरन ही रुख ना फेर लेती तो मुंह का अगला नवाला और पानी की फवार खाने की ट्रे पर पड़ती। वो उठकर दूसरी सीट पर जा बैठी। शारिक ने उठकर उसके करीब आ गया और उसका कंधा थपथपाने लगा। फंदा इस जोर का लगा था कि समीना के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शारिक ने उसे 2-3 मरतबा घूंट घूंट पानी पिलाया। 2-3 मिनट बाद समीना की हालत संभल सकी। वो खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। उसके चेहरे पर अनजाना सा खौफ नजर आ रहा था। शारिक दोबारा अपनी सीट पर आ गया और उसके साथ खाने में शामिल हो गया। बड़ा जोर का फंदा लगा है, अब्दुल करीम समीना की तरफ देखते हुए बोला। कभी कभार ऐसा हो ही जाता है, शारिक ने कहा। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि तकरीबन 6 माह पहले समीना को चुबुर्जी क्वार्टर में देखा है। मेरा कह रहे आपको गलतफहमी हुई है। शमीना के वालिदैन मुगलपुरा में रहते हैं, जहाँ इनका आबाई मकान है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मुझे याद पड़ता है कि इसी दौरान हमें एक बार भी चुबुर्जी क्वार्टर नहीं गए। वहां तो हमारा कोई रिश्तेदार या दोस्त भी नहीं रहता, ना मेरा ना समीना का। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है, अब्दुल करीम ने कहा। बाज़ औक़ात चेहरों में इतनी मुशाबत होती है कि आदमी धोखा ही खा जाता है। नौनका अभी तक खामोश बैठा हुआ था, लेकिन मामले की नजाकत को समझते हुए उसने मौजू बदल दिया। खाना खत्म करने के बाद नौनकाई ने बर्तन समेटकर सीट के नीचे रख दिए थे। समीना खिड़की के करीब बैठी बाहर देख रही थी। तारीकी में पीछे की तरफ दौड़ते हुए दरख्तों के साये बड़े अजीब से लग रहे थे। कभी कभी किसी बस्ती के ख्वाबदीदा सी रोशनियां भी दिखाई देती थी। तकरीबन 1 घंटे बाद डाइनिंग कार का वेटर बर्तन लेने के लिए आया तो अब्दुल करीम ने जेब से पर्स निकालकर उसे पैसे देने चाहे, लेकिन शारिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमारे वोट ज्यादा हैं और आप जानते हैं कि तरजीह हमेशा अक्सरियत के फैसले को ही दी जाती है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, अब्दुल करीम ने कहा। खाने का ऑर्डर तो मैंने दिया था। अगर आप पहल ना करते तो ये ऑर्डर मैं दे देता। बहरहाल 24 घंटे का साथ है। सुबह का नाश्ता आपकी तरफ से करेंगे, शारिक ने कहते हुए वेटर को बिल दे दिया। वक्त गुजारी के लिए लूडो खेला जाए, अब्दुल करीम ने वेटर के जाने के बाद कहा। लूडो? आपने तो मुझे मेरा बचपन ही याद दिला दिया। अम्मी अब्बू के साथ खेला करता था, शारिक ने कहा और दफातन उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। उसे वाकई अपना बचपन याद आ गया था, जब वो रात को अपनी माँ और बाप के साथ लूडो खेला करता था। तो बिराई दोबारा याद ताजा हो जाए, अब्दुल करीम ने कहते हुए गत्ते के एक डिब्बे में से लूडो और उसकी गोटे निकाल ली। ये लूडो उसने अपने बच्चे के लिए खरीदा था। शारिक समीना को भी उसकी सीट से उठाकर ले आया। सीट पर चारों नहीं बैठ सकते थे। अब्दुल करीम ने अपने सामान में से एक चादर निकालकर फर्श पर बिछा ली और वो चारों बैठकर लूडो खेलने लगे। वो रात को देर तक लूडो खेलते रहे। समीना अब्दुल करीम के मुंह से अपने बाप का नाम सुनकर खौफजदा सी हो भी थी, लेकिन खेल में मशगूल होकर उसके ज़हन पर तारी या खौफ भी जायल हो गया। दिन का ज्यादा वक्त समीना खिड़की के करीब बैठी बाहर देखती रही। ट्रेन लेट हो गई थी। इस तरह वो दोपहर 4 बजे के लगभग लाहौर पहुंचे थे। उनके पास सामान के नाम पर वही एक सूटकेस था जिसमें कराची से खरीदा जाने वाला कुछ सामान भर दिया गया था।
शारिन ने गामा और राजा के लिए भी चंद जोड़े कपड़े और कुछ दीदर ताइफ खरीद लिए थे। इसके अलावा रदिया और माँ जी के लिए भी कुछ ताइफ खरीदे गए थे। इस तरह ये सूटकेस खासा वजनी हो गया था। नौलखे ने वो सूटकेस कुल्ली के हवाले कर दिया और वो तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए कुल्ली के पीछे चलने लगे। पोएट फार्म से बाहर वसीउ अरीज बरामदे में आते ही कई टैक्सी ड्राइवरों ने घेर लिया। शारिक का ख्याल ये था कि पहले वो मुल्तान रोड वाली हवेली में जाएंगे, गामा और राजा वहीं होंगे। कल वो समीना को बागबान पूरा रदिया के पास छोड़ जाएगा और खुद हाजी अब्दुल्ला से मिलने चला जाएगा। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसका सूटकेस भी कब्जे में कर लिया। अब वो उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे चल रहे थे। अभी चंद कदम ही चले थे कि किसी ने शारिक के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके साथ ही एक आवाज शारिक की समाज से टकराई, शारिक बाऊ। शारिक ने तेजी से घूम कर देखा और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो हाजी अब्दुल्ला का आदमी रहमान था, वही नौजवान जो सबसे पहले शारिक को हाजी के पास लेकर गया था। ओह रहमान तुम? शारिक उससे हाथ मिलाते हुए बोला, यहाँ कैसे घूम रहे हो? तुम लोगों को लेने के लिए आया था। अगर 2-4 मिनट और लेट हो जाता तो तुम लोग निकल चुके होते। रहमान ने कहा। हमें लेने के लिए? शारिक के लहजे में हैरत थी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और शायद तुम डी कोस्टा को भूल गए हो। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, शारिक के मुंह से बेख्तियार सांस निकला। वो डी कोस्टा को नहीं भूला था, लेकिन ये बात शायद उसके जहन में नहीं रही थी कि वो हाजी अब्दुल्ला का आदमी था और उसने हाजी अब्दुल्ला को इनकी रवानगी की इत्तला कर दी होगी। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, रहमान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हाजी साहब ने कहा कि तुम लोगों को उनके मेहमान की हैसियत से समानाबाद वाले बंगले में ले जाया जाए। मेरा ख्याल था कि मैं हाजी से कल मिलूंगा, लेकिन बहरहाल शारिक खामोश हो गया और टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखने लगा जो उनका सूटकेस टैक्सी की डिग्गी में रख रहा था। शमीना और नौनका चंद कदम के फासले पर खड़े उनकी तरफ देख रहे थे। रहमान ने टैक्सी ड्राइवर को आवाज देकर सूटकेस उतरवा लिया और जेब से 10 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया दोस्त, तुम कोई और सवारी तलाश कर लो। टैक्सी ड्राइवर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए नोट झपट लिया और किसी और सवारी की तलाश में स्टेशन के बरामदे की तरफ दौड़ पड़ा। तुम लोग रुको, मैं गाड़ी यहीं ले आता हूँ, रहमान कहते हुए एक तरफ चला गया। ये कौन है शारिक बाऊ? दोनके ने करीब आकर पूछा। हाजी अब्दुल्ला का खास आदमी है, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डी कोस्टा ने हमारे आने की इतलात दे दी थी, ये हमें लेने के लिए आया है। हम हाजी अब्दुल्ला के मेहमान की हैसियत से इसके बंगले पर जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। दोनके ने कहा, हमारा कौन सा घर है और कौन सी बीवी बच्चे, ये हमारा इंतजार कर रहे हैं। देना ही है ना, कहीं भी रह लेंगे। थोड़ी देर बाद रहमान गाड़ी लेकर आ गया। वो इंजन चलता छोड़कर गाड़ी से उतर आया, डिग्गी खोलकर सूटकेस अंदर रखा और दोबारा अंसेरन के सामने आ गया। समीना और नौलखा पिछली सीट पर बैठ गए थे जबकि शारिक अगली सीट पर आ गया था। हाजी तुमसे बहुत खुश है, रहमान ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। जहाज के कप्तान ने जो रिपोर्ट दी थी उससे भी हाजी बहुत खुश हुआ था। दूसरे एजेंटों के जरिए जो माल भेजा जाता था उनमें कुछ न कुछ जाया जरूर हो जाता था, लेकिन तुमने जो तरीका इख्तियार किया था वो दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ था। माल अपनी मंजिल पर पहुंच गया? शारिक ने पूछा। नहीं, जहाज अभी रास्ते ही में है, 2-4 दिन तक पहुंच जाएगा, रहमान ने जवाब दिया। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चुबुर्गी वाली सड़क पर पहुंची तो समीना ने बेचैनी से सीट पर पैर बदला। गाड़ी जैसी चुबुर्गी क्वार्टर के गेट के सामने पहुंची, समीना एकदम नीचे झुक गई। गेट के अंदर वाली सड़क से उसका भाई मोटरसाइकिल पर आ रहा था और मोटरसाइकिल को गेट से बाहर लाने से पहले इधर उधर देख रहा था। काफी आगे निकल जाने के बाद समीना सीधी होकर बैठ गई। गाड़ी समानाबाद बोर्ड से बाईं तरफ घूम गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एक बंगले के गेट के सामने रुक गई। गेट बंद था। हारन की आवाज सुनकर अंदर की तरफ खड़े हुए एक आदमी ने ऊपर से बाहर झांका और फिर गेट खोल दिया। गाड़ी गेट में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। बरामदे में भी एक आदमी खड़ा था। रहमान इंजन बंद करके नीचे उतर आया और डिग्गी खोल दी। खादम, ये सूटकेस उठाकर कोने वाले बेडरूम में रख दो, रहमान ने बरामदे में खड़े हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा। वो खादम था, उसने चादर ओढ़ रखी थी। डिग्गी में से सूटकेस उठाते हुए चादर का एक कोना धुलक गया और उसके कंधे पर लटकी हुई कलाशिनकोव नजर आने लगी। वो सूटकेस उठाकर अंदर चला गया। शारिक वगैरह भी गाड़ी से उतर आए। वो रहमान के साथ ड्राइंग रूम में आ गए। तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, फिर चाय पर इत्मीनान से बातें होंगी, रहमान ने कहा। हमारा सूटकेस कहाँ रखा है? समीना ने पूछा। रायदारी में एक तरफ आखिरी कमरे में, रहमान ने जवाब दिया। समीना ड्राइंग रूम से निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सब ड्राइंग रूम में जमा थे। उसके कुछ ही देर बाद खादिम उनके सामने चाय लगा दी। चाय के साथ खाने पीने के लवालमात भी थे। ये मुल्ला बशीर पानी गोली का किस्सा क्या था? रहमान ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। लाल इन दरियात हो जाने के बाद जाल के कनेडियन कप्तान ने हमें मस्कत के साहिल पर उतार दिया था और हम इत्तफाक से साहिल पर उतरने के बाद मुल्ला बशीर पानी गोली के डेरे पर पहुंच गए थे। यह तस्दीक हो जाने के बाद हम हाजी अब्दुल्ला के आदमी हैं, उसने हमारी खासी मदद की
और हमारी बड़ी देखभाल की। लेकिन वापस आने से 2 दिन पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया था। शारिक ने बताया, कुछ लोग समीना को उठाकर ले गए थे। रहमान ने कहते हुए समीना की तरफ देखा। ओह, शारिक चौंक गया तो इस वाकये की इतला भी पहुंच गई। हाँ, रहमान ने सर हिलाया। मुल्ला बशीर पानगोरी ने फोन पर बताया था, अगरचे मुखालिफ पार्टी के 3-4 आदमी उड़ा दिए गए थे, लेकिन उसने इस वाकये पर बड़ी नदामत का इजहार किया था। वो बहुत अच्छा आदमी है और उसका अंदाजा तुम खुद भी लगा सकते हो। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छा आदमी है, शारिक ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग आराम करो, अब मैं चलता हूँ। रहमान कहते उठकर खड़ा हो गया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं, इनमें से किसी से कह देना। रात के खाने पर हाजी से मुलाकात होगी। वैसे तुम्हारे काम से बहुत खुश है। उसी अरसे से तुम जैसे आदमी की तलाश थी। कुछ देर बाद रहमान शारिक और नौलखा से हाथ मिलाकर चला गया। वो तीनों कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठे रहे और फिर उठकर घूम फिरकर कोठी देखने लगे। शारिक एक मर्तबा पहले भी यहाँ आया था, लेकिन उस रोज वो ड्राइंग रूम तक ही महदूद रहा था और अब वो समीना के साथ आजादी से कोठी में घूम रहा था। बहुत बड़ी कोठी थी, नीचे ऊपर कई बेडरूम से जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद थी। कोने वाले बेडरूम में आकर समीना ने नोट किया कि इन लोगों ने जो मैले कपड़े उतारे थे वो गायब थे। शारिक ने खादिम से पूछा तो उसने बताया कि वो कपड़े उठाकर रख दिए गए हैं, सुबह लॉन्ड्री भेज दिए जाएंगे। समीना बेडरूम में बिस्तर पर आकर लेट गई। 24 घंटों के सफर ने उसे बुरी तरह थका दिया था। लेटने के कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगी। शारिक ड्राइंग रूम में आ गया। नूला कभी एक सोफे पर नीम दराज ऊँग रहा था। शारिक भी एक सोफे पर बैठकर ऊँगने लगा। रात 9 बजे के करीब हाजी अब्दुल्ला आया तो कोठी में चहल पहल सी महसूस होने लगी। वो बड़ी गर्मजोशी से शारिक से मिला और नौलखा से भी बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ये नौलखा और समीना है। हाजी अब्दुल्ला ने पहले नौलखा और फिर समीना की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, इनके बगैर मैं आपको बिल्कुल तरह समझता हूँ। शारिक ने जवाब दिया। मुखलिस और वफादार दोस्त आजकल मुश्किल से ही मिलते हैं, हाजी अब्दुल्ला ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, जहाज के कप्तान और डी कोस्टा ने तुम लोगों के बारे में जो रिपोर्ट दी है वो मेरे लिए वाकई बड़ी हैरत अंगेज है और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की। और जानते हो, बस्के से निकलने के बाद मुल्ला बशीर पानीगोरी ने खास तौर पर मुझे फोन किया था और तुम्हारे बारे में क्या कहा था मैं कैसे जान सकता हूँ, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा था कि ये बंदा मुझे दे दो और इसके बदले जो चाहे ले लो। हाजी ने कहते हुए शारिक की तरफ इशारा किया। तो फिर आपका क्या ख्याल है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा था कि ये बंदा मुझे दे दो। मुल्ला बशीर पानीगोरी बहुत अच्छा आदमी है, हाजी बोला, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिले उसे आसानी से खोया तो नहीं जा सकता। इसी दौरान खादिम ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है और वो लोग उठकर डाइनिंग रूम में आ गए। बेस पर खाना सजा हुआ था। इस वक्त कोठी में अगरचे हाजी अब्दुल्ला का बॉडीगार्ड दस्ता भी मौजूद था, लेकिन खाने की मेल पर सिर्फ यही चारों थे। खादिम ने खाना वाकई बहुत लजीज बनाया था। हाजी अपने हाथ से प्लेटें उठा उठाकर उनके सामने रख रहा था। इस मुहिम के दौरान तुम्हें जो मुश्किलात पेश आई मुझे उसका अंदाजा है, हाजी अब्दुल्ला कह रहा था। ठट्टू भी गद्दारी, कासम की धोखाधड़ी की कोशिश और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे इल्म में आ चुका है। बी कोस्टा कराची में मेरा बहुत पुराना और वफादार आदमी है। उसने तुम्हारी एक एक लम्हे की निगरानी की है। वो तुमसे बहुत खुश है। डी कोस्टा अच्छा आदमी है, शारिक ने कहा। खाने के दौरान बातें होती रही। खाने के बाद चाय का दौर चला। हाजी चाय की चुस्कियां लेते हुए कह रहा था, आज रात तुम लोग यहीं आराम करो। कल सुबह नाश्ते के बाद तुम लोग बेरी इकबाल टाउन वाली कोठी मुंतकिल हो जाओगे। तुम लोगों का इधर उधर घूमना और डेरों पर रहना अब मुनासिब नहीं है। वो कोठी अरसा से खाली पड़ी है। मैंने काली नौकरों से कह दिया था, सब कुछ ठीक कर दिया गया होगा। कल तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाना। और मेरे आदमियों का क्या हाल है, शारिक ने पूछा। गामा और राजा बिल्कुल ठीक है। कल तुम किसी वक्त उनसे बिल पी लेना, हाजी ने कहा। और जब वो जाने के लिए रुखसत हुआ तो रात के 11:30 बज रहे थे। हाजिरी जाने के थोड़ी देर बाद ये लोग भी सो गए। सुबह 10 बजे के लगभग रहमान पहुंच गया। इन्हें तैयार होने में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। ये लोग रहमान के साथ गाड़ी में बैठकर इकबाल टाउन की तरफ रवाना हो गए। शमनाबाद रोड से घूमकर वो सीधी सड़क पर चलते रहे और तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद रहमान ने गाड़ी बाईं तरफ एक गली में मोड़ दी और फिर 2-3 गलियों में घूमने के बाद एक खूबसूरत डबल स्टोरी कोठी के सामने गाड़ी रोक दी। इकबाल टाउन का ये ब्लॉक मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुआ था। सड़कें और गलियां कच्ची थी, लेकिन बेशतर मकान तामीर हो चुके थे, कुछ तामीर के मरहले में थे। रहमान ने बताया कि हाजी अब्दुल्ला की ये 2 मंजिला कोठी तकरीबन 6 माह पहले मुकम्मल हुई थी और उस वक्त से खाली पड़ी थी। गेट के बिल्कुल सामने भी एक गली थी जिसके बाईं तरफ कार्नर के 2 फ्लैट खाली थे। कोठी बहुत शानदार थी। उसके आगे पीछे खूबसूरत लान थे। भाई ये कमरा तो मैं लेता हूँ। नौलखा ने जीने के सामने वाला बेडरूम अपने लिए मुंतखब कर लिया। उसमें भी बेड लगा हुआ था और बिस्तर भी बिछा हुआ था। शबुना और शारिफ ने ऊपर 2 बेडरूम्स पसंद किए। इस कोठी में खाना वगैरह पकाने के लिए एक रेड उम्र औरत और एक चौकीदार ऊपर के कामों के लिए एक आदमी मौजूद था
औरत का नाम मिरादो था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। उसमें भी खासी वो पुरकशिश नजर आ रही थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।